फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान है उसका पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका इलेक्शन कैसा है, उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, और उससे पहले इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिमांड था वो कैसे उठा, उसका जो बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेकिंग, जो हमारा संविधान बनाने का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से आगे बढ़ा। इसके बारे में जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पहला जो हमारा हुआ था फर्स्ट मीटिंग किसका, तो संविधान सभा का। संविधान सभा जो थी वो उसका पहला बैठक कब हुआ था, पहली बार वो जब बैठी थी, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ये जो मीटिंग हुई ये कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कितने सदस्य जो थे उसमें इन्होंने भाग लिया था, तो सदस्य की संख्या जो थी वो कितनी थी, 211 मेंबर्स थे। और इसमें याद रखने वाली बात जो सबसे ज्यादा हो जाती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग उसने बाइकआउट कर दिया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया, बाइकआउट कर दिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बैठक कब हुई हमारे संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 को। ये काफी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जो सदस्य संख्या थी जिसमें जो इन्होंने भाग लिया था पहली बैठक में, वो 211 मेंबर में। तो काफी सारे मेंबर्स जो थे, जो जीते थे, वो आउट ऑफ 296 उसमें से कम हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग जब बाइकआउट कर दी तो 73 मेंबर्स तो ऐसे ही चले गए, और उसके अलावा भी कुछ मेंबर्स जो थे वो उपस्थित नहीं थे, वो प्रेजेंट नहीं थे। तो इस तरीके से 211 इसमें मेंबर्स थे, और 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी। अब देखते हैं कि इस बैठक को लीड किसने किया था, इस बैठक में अध्यक्ष कौन थे। तो इस वक्त क्या हुआ था कि इसमें कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया। पहले बैठक में क्या किया गया कि एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, और जिस व्यक्ति को चुना गया उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको हम लोग एस एन सिन्हा के नाम से भी जानते हैं। ये सच्चिदानंद सिन्हा को जो चुना गया था, उनके चुनने का बेसिस क्या था, सीनियोरिटी। उनको सीनियोरिटी यानी कि उम्र के आधार पर कि वो सबसे क्या है, एक्सपीरियंस्ड हैं, इस बेसिस पर उनको चुना गया था अस्थायी रूप से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लेना है। टेम्पोरेरी, ये क्या थे, टेम्पोररी चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। इनका बिहार में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जब हम लोग बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इनके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होगी, किस तरीके से इन्होंने बिहार में जो सेपरेट बिहार मूवमेंट को जो चलाया था उसके बारे में इनसे काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये पहले क्या थे, टेम्पोररी चेयरमैन थे। पहले चेयरमैन कह सकते हैं इनको संविधान सभा के। और ये कैसे चेयरमैन थे, तो टेम्पोररी चेयरमैन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में चल के क्या होता है, लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद became परमानेंट। उनको परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो पहले चेयरमैन कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा बने, और वो क्या थे, टेम्परेरी थे। लेकिन बाद में चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहने का मतलब है कि उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रियम्बल जो है उसके लिए उसका एक रूट माना जाता है। हमारा जो अभी का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है,
वो इसी ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव का क्या है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसका मॉडिफाइड वर्जन है, जो इसको पंडित नेहरू ने पेश किया था। तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम लोग देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको हिंदी में उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको पेश किसने किया, तो पंडित नेहरू ने पेश किया। और उसके अलावा ये कब पेश किया गया, ये पास कब हुआ, ये सारे काफी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले तो ये पास कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 प्रेजेंटेड। इस दिन इसको क्या किया गया, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा जो थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसके सामने इसको प्रेजेंट किया गया। दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड। उसके बाद क्या है, 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 1947 पास्ड। ये क्या हो गया, पास हो गया। अब ये लाया किसके द्वारा गया था, तो ये लाया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको पेश किया संविधान सभा के समक्ष और ये 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, बाई किसके द्वारा ये लाया गया था, तो बाई पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के द्वारा इसको लाया गया था और इसको पास किया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। अब क्या हुआ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इलेक्शन हुआ था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, जो इलेक्शन हुआ था, उसमें काफी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। उसके कुछ डिफरेंसेस थे, भारत पाकिस्तान ये 2 नेशन था, इसको लेकर के काफी सारे लोगों के बीच में आपसी कंफ्लिक्ट हो रहा था। तो इसी बेसिस पर क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, भारतीय रजवाड़े थे, उसके जो प्रतिनिधि थे वो हमारे संविधान सभा को ज्वाइन नहीं कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक घटना होती है 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को क्या होता है, माउंटबेटन प्लान, एक प्रस्ताव पेश होता है और वो पास हो जाता है, उसको सभी लोग मंजूर कर लेते हैं और इस प्लान को कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। साथ ही साथ इसको कहीं कहीं पे 3 जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 जून 1947 को ये प्रस्ताव पेश हुआ था। तो हम लोग इसको देखते हैं, क्या है ये कि माउंटबेटन प्लान है। ये कब आया, तो 3 जून 1947। और इसी माउंटबेटन प्लान के तहत क्या हुआ था, 2 नेशन थ्योरी दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान जो है वो 2 अलग अलग राष्ट्र बनेगी और दोनों के संविधान निर्माण करने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको फॉर्म किया जाएगा और दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी अपने अपने देशों के लिए संविधान बनाने के लिए। तो ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्टेड। और इसी के बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस मैनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो माउंटबेटन प्लान था जो 3 जून 1947 को पास हो गया, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इसको कि 2 अलग अलग राष्ट्र का निर्माण हो गया, 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो जो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी ज्वाइन कर लिए। तो इसको भी लिख लेते हैं, आफ्टर दिस representatives of princely states to join ठीक है। तो यहां तक ये इंपॉर्टेंट था, इस लाइन को देख समझना जरूरी था। रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के उन्होंने ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारा जो संविधान सभा जो है उसको एक तरीके से फाइनल रूप मिल जाता है, एक अंतिम रूपरेखा उसका तैयार हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, संविधान सभा जो थी, उसने क्या क्या काम किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो फंक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली।
कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या इसका जो फंक्शन था उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया, जो भारत जो थी, चूंकि ब्रिटिश डोमेन थी, ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, तो जो भी ब्रिटिश की कॉलोनी होती थी वो कॉमनवेल्थ की मेंबर भी होती थी। कॉमनवेल्थ जो है वो एक संगठन था, उसका एक मेंबर होता था, जितने भी देशों पर जो ब्रिटिश ने राज किया था। तो इसने क्या किया कि 1949 में रेटिफाई कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। इस रेटिफाइड इंडियाज कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। और ये कब किया गया, मेंबरशिप को जो रेटिफाई किया गया, तो 1949 में, 1949 में भारत का जो ये कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप था उसको समाप्त कर दिया। ये पूछा गया क्वेश्चन। इसके अलावा भी इसने बहुत सारे काम किए, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राष्ट्रीय झंडा जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर, उसको कब अडॉप्ट किया, किस डेट को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, इन सब चीजों को कब कब अडॉप्ट किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्टेड नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग से स्टार्ट करते हैं। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। इसी तरीके से इंडिया का जो कॉमनवेल्थ मेंबरशिप था उसको भी रेटिफाई किया गया था 1949 में। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। अब देखते हैं नेशनल एंथम के बारे में। अडॉप्टेड नेशनल एंथम ये कब अडॉप्ट किया गया, तो ये अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम, जो हमारा जो राष्ट्रगान है उसको अडॉप्ट किया गया था। इसी डेट को क्या हुआ, एक और चीज को अडॉप्ट किया गया था, एक और चीज को, उसके बारे में देख लेते हैं। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, जो राष्ट्रगान है, वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग, इसको भी अडॉप्ट किया गया सेम डेट पे। कब अडॉप्ट किया गया, तो उसको भी देख लेते हैं। ये भी सेम है, 24 जनवरी 1950। इसके बारे में भी सेम ही डेट है, सेम इंफॉर्मेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी सेम डेट को क्या किया जाता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट काम करती है। क्या करती है कि संविधान सभा के जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट चेयरमैन थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करती है। कब नियुक्त करती है, तो 24 जनवरी 1950। अब इसी डेट को ये सारा काम क्यों हो रहा है, इस डेट को इसलिए हो रहा है कि ये संविधान सभा की आखिरी बैठक थी, आखिरी डेट था ये। दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट डेट ऑन विच कंस्टिट्यूएंट असेंबली गैदर्ड, तो दैट इज 24 जनवरी 1950। इसीलिए इसी दिन एक और काम किया गया, अपॉइंटेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में उनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। कब किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। सेम डे 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अपॉइंट कर दिया गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में। ये किसके द्वारा किया गया था, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही किया गया था। ये भी हमारे संविधान सभा के बारे में। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि हमारा जो संविधान सभा का जो बैठक जो हो रहा था, इसमें टोटल कितने बैठक हुए। जैसे कि पहला बैठक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा,
ये लास्ट था 24 जनवरी 1950 को। तो इसी तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं ना कि कितने बार टोटल बैठक हुई। तो टोटल नंबर ऑफ जो बैठक हुई, टोटल जो सेशंस हुए थे, टोटल सेशन कितने हुए? तो टोटल नंबर ऑफ जो सेशन हुए थे वो हुए थे 11। वो 11 टोटल जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो 11 बैठक हुई थी, 11 सेशन। टोटल सेशन कितना हुआ था? तो 11 हुआ था। और टाइम कितना लिया गया था? अगर टाइम के बारे में पूछे आपसे डायरेक्ट, तो टाइम लिया गया था, टोटल टाइम जो लिया गया था वो लिया गया था 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 18 डेज। ये जो है ये काफी वीवीआई है, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान बनाने के लिए कितना टोटल टाइम लिया गया था। तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन, इतना जो है वो टोटल जो है वो समय लिया गया था। और नंबर ऑफ ड्यूरेशन, ये जो सेशन पूछा जाएगा तो सेशन का नंबर टोटल कितना था? 11 था। और टाइमिंग पूछा जाए तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। अगर कहीं पे टोटल एक्सपेंस आपसे पूछ दे कि हमारा जो संविधान जो बना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसको बनाने में संविधान सभा के द्वारा कितने पैसे खर्च किए गए, तो जो एक्सपेंस था टोटल कॉस्ट कितना था? टोटल कॉस्ट कितना था? तो टोटल कॉस्ट जो था वो था 64 लाख। 64 लाख रुपीज वाज कॉस्टेड। 64 लाख रुपीज जो थी इतना खर्च पड़ा था। और ये इससे हमारा संविधान जो है, जो आज हमारा संविधान है, जिसके ऊपर हमको गर्व है कि इसके थ्रू ही हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भी डे टू डे जो गवर्नमेंट वर्क्स चलता है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इसके थ्रू ये सारा इसी बेसिस पे हुआ था। और इसको बनाने में 64 लाख रुपए जो है वो खर्च हुए थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखा। अब आगे हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है संविधान की, जिसको की हेड किया था B.R. अम्बेडकर ने। और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो हमारा जो संविधान था उसका पूरा फ्रेमवर्क, जो खाका तैयार किया था, वो इसी के द्वारा किया गया था। पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू तैयार किया गया था। और इसी के हेड जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। और इसी कारण से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हमारे संविधान का जनक कहा जाता है या संविधान निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है कि इसके सदस्य कितने थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसका निर्माण कब हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। तो सेटअप ऑन 29 अगस्त 1947। ठीक है, सेटअप किया गया था कब इसको? 29 अगस्त 1947 को। और इसके बाद क्या हुआ था, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? नंबर ऑफ मेंबर्स वाज 7, लेड बाय B.R. अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। और इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या थी, नंबर ऑफ मेंबर जो थी वो 8 थी। लीड कर रहे थे तो B.R. अम्बेडकर कर रहे थे। और ये कब इसका निर्माण हुआ था, कब इस ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने टोटल सदस्य थे, तो 7, या इसको अलग तरीके से अगर पूछ दिया जाए कि B.R. अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो 6 थे, क्योंकि 6 अन्य सदस्य थे और एक अध्यक्ष जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे। अब क्या हुआ, इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग जो फ्रेमवर्क तैयार किया उसका, और उसके हिसाब से अपना जो ड्राफ्ट था वो प्रेजेंट करते थे वो संविधान सभा में। इसी तरीके से धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। और अंत में 3 रीडिंग के बाद 3 बार जो रीडिंग जो किया जाता है, जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार होता है फ्रेमवर्क,
उसको रीड किया जाता है। तो उस रीडिंग के बाद क्या हुआ कि हमारा जो संविधान था उसको अडॉप्ट कर लिया गया 3 रीडिंग के बाद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मच रीडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड आफ्टर 3 रीडिंग। ऑन व्हिच डेट? तो 26 ऑफ नवंबर 1949। इसको लिख लेते हैं। आफ्टर 3 रीडिंग Constitution was adopted on 26th of November 1949। इस 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया। ये हमारे प्रीएम्बल में भी ये डेट मेंशन है। कितने रीडिंग के बाद? तो 3 रीडिंग के बाद। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसको अभी तक एडॉप्ट किया गया है, इनैक्ट नहीं किया गया, यानी कि सिर्फ अपनाया गया है, इसको लागू नहीं, इसके जो सारे प्रोविजंस थे उसको लागू नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सारे जो प्रोविजंस थे वो बाद में ही चल के लागू हुए जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया? तो नहीं, उससे पहले कुछ प्रोविजंस जो थे उसको यहाँ पर लागू कर दिया गया था, उसको इनैक्टेड कर दिया गया था, जिसमें कि सिलेक्टेड पोर्शंस थे, जिसमें कि अगर हम लोग देखना चाहें इसको तो इलेक्शन का जो प्रोविजन था, किस तरीके से चुनाव होगा हमारे सिस्टम में, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम था, चुनाव प्रणाली थी, उसको एडॉप्ट कर दिया गया था, उसको यहाँ पर लागू कर दिया गया था। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो इसी डेट से लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 से। और उसके बाद जो बाकी सारे जो प्रोविजंस बचते हैं वो प्रोविजन कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? अडॉप्ट हुआ, और 26 नवंबर 1950 को इनैक्ट हुआ। तो ये दो अलग शब्द है, अपना लेना और उसके बाद उसको लागू करना। तो इस तरीके से 3 रीडिंग के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो अडॉप्ट हो गया। इस तरीके से इसको समाप्त कर लिया गया। अब इस ये बनाने का काम जो था वो समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे पूछे जाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका सिंबल क्या था, इस तरीके से इसके सचिव कौन थे, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इसके कैलीग्राफर कौन थे, तो उसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो कौन थे, इनके बारे में काफी सारा क्वेश्चन पूछा गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो सर बी एन राव जो थे हमारे, वो संवैधानिक सलाहकार थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो इसके अध्यक्ष तो हुई है ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसके अलावा एक और जो सचिव का नाम पूछा जा सकता है, तो सचिव का नाम सेक्रेटरी जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे? आई आर अयंगर जो थे वो हमारे सचिव थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, और उस व्यक्ति वो कौन थे? तो कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर कौन थे? तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। ये कैलीग्राफर क्या होता है? तो कैलीग्राफर वो व्यक्ति होता है, जैसे कैलीग्राफी एक साइंस है जो खूबसूरत तरीके से जो हैंड राइटिंग जो होती है, जो लिखावट की जो कला होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। और ये तो साइंस हो गया, उस टेक्निक को कहते हैं कैलीग्राफी। और जो व्यक्ति इस चीज में महारत हासिल कर लेता है, इसको लिखता है, ये काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफी साइंस है, और कैलीग्राफर वो उस व्यक्ति को कहा जाता है जो ये कला पा लेता है। तो इसका नाम जो था वो क्या था? इसका नाम था हमारा प्रेम बिहारी नारायण, ये इसका पूरा नाम था। और इसी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हमारा जो कैलीग्राफर थे हमारे संविधान के, जिन्होंने इसको लिखा था, वो कौन थे?
तो वो प्रेम बिहारी नारायण थे। सचिव कौन हो गए? तो सचिव हो गए IR अयंगर। कैलीग्राफर कौन हो गए? तो प्रेम बिहारी नारायण हो गए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन हो गए? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो कौन हो गए? तो वो हो गए सर BN राव। तो इस तरीके से हम लोगों ने संविधान निर्माण जो हुआ उसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थे उसको हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी शुरुआत होती है पहले उसके, और धीरे धीरे ये MN रॉय से लेकर के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि बैकग्राउंड इसका हम लोगों ने देखा, और अब इसको एक तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया। इसके अलावा एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, लेकिन वो एग्जाम में उस तरीके से नहीं पूछता, उसको सिर्फ समझ लेते हैं कि इसको कभी कभी क्रिटिसाइज भी किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। क्रिटिसिज्म में काफी सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं कि ये एक लॉयर्स बॉडी था। लॉयर्स बॉडी कहने का मतलब कि इसमें जो व्यक्ति थे, इसमें जो लोग थे, इसके मेंबर्स, वो काफी जो थे वो कानूनविद थे, यानी कि वो लीगल प्रोविजंस को काफी समझते थे। और इस कारण से क्या हो गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये आम लोगों के समझ से बाहर है, ये काफी ज्यादा जटिल हो गया है। एक ये इसका क्रिटिसिज्म होता है। दूसरा क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट, पूरी तरीके से नहीं, ऑलमोस्ट वन पार्टी डोमिनेटेड था, यानी कि कांग्रेस डोमिनेटेड था। तो ये पूरे देश का संविधान नहीं कहा जा सकता है, ये क्या है, एक पार्टी का संविधान कहा जा सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो क्रिटिसिज्म है वो हो सकता है। तीसरा क्या है कि इसमें जो मोर देन 50% या मोर देन 80% कह सकते हैं, 80% से ऊपर के जो लोग थे वो मुस्लिम, ये हिंदू थे, इसलिए इसको एक रिलीजन से भी जोड़ के देखा जा सकता है, और ये भी इसके क्रिटिसिज्म में आता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, जिसको डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं चुना गया था। हम लोगों ने इसका जो इलेक्शन पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना गया था, तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं चुना गया था। इस कारण ये बहुत रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ बॉडी, इट वाज not a representative kind of body, so we cannot consider this constitution a fully representative constitution which represents the whole people of India। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा जो चैप्टर था इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में खत्म किया। थैंक यू।